दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स इन गाचियाकुता। ये वो विलन है जो स्टोरी को और भी ज्यादा डार्क, इंटेंस और डेंजरस बना देते हैं। और हाँ दोस्तों, हमने गाचियाकुता पर और भी जबरदस्त वीडियो बना रखी है, जैसे कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन गाचियाकुता, टॉप 20 वाइटल इंस्ट्रूमेंट, रूडो के पावर एंड सीक्रेट्स और वॉचमैन सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट का फुल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन्हें जरूर चेकआउट करें। और साथ ही दोस्तों, चेनसो मैन की मूवी 26 सितंबर को रिलीज हो रही है, हम उसका फुल रिव्यू भी करेंगे। अगर आपको इस एनिमे से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आएंगे। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के नंबर 10 पर है मोमोआ रुकेल। सबसे पहले बात करें उसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो उसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है इन्फॉर्मेशन ब्रोकन आर्क के चैप्टर नंबर 91 में। पहली नजर में ही वो एक काम, केयरलेस और थोड़ी सी डिटैच पर्सनैलिटी वाली लगती है। और मोमोआ की स्टोरी स्टार्ट होती है म्यूजिक से। बचपन में वो अपने हेडफोन्स के थ्रू एक अलग वर्ल्ड में इमर्स हो जाती थी। जब उसके हेडफोन्स काम करना बंद हो गए तब भी वो उन्हें पहनती रही, क्योंकि उन्होंने उसे एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में रहना सिखा दिया। यही अटैचमेंट एक दिन उसके हेडफोन्स को ट्रांसफर करके एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल देती है। जोर्डेल ने उसके इस यूनी पावर को इतना वैल्यूबल माना कि बिना कॉम्बैक्ट एबिलिटी के भी उसे रेडर्स फ्रंटलाइन में जगह दे दी। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो मोमो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है एजिल। ये एक कॉम्बैक्ट वेपन नहीं है, बल्कि एक डिफेंडर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसका इफेक्ट रेडर्स के लिए प्राइसलेस है। जब वो एजिल को एक्टिवेट करती है तब वो किसी भी इंसान को टच करके उनकी मेमोरीज को सुन और फील कर सकती है। ये एबिलिटी यूज करता है एक इमर्जन इफेक्ट, जैसे वो किसी और के दिमाग के वर्ल्ड में घुस जाती है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो मेमोरीज को चेंज या मैनिपुलेट नहीं कर सकती, सिर्फ उन्हें सुन और समझ सकती है। और इसका एक साइड इफेक्ट भी है, जब वो ज्यादा हैवी या कॉम्प्लेक्स मेमोरी एक्सेस करती है तो उसके दिमाग पर स्ट्रेन पड़ता है और उससे हेडसे और ब्रेन ओवरलोड का रिस्क होता है। इसी वजह से वो अपने चोकर्स में पेन किलर्स कैप्सूल्स रखती है। कॉम्बैक्ट वाइज मोमो एक वीक कैरेक्टर है। वो ट्रैश बीस्ट या फाइटर को खुद डिफीट नहीं कर सकती, लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में उसका कोई जवाब नहीं। उसकी पावर एक साइकोलॉजिकल वेपन है। वो ओपोनेंट्स के सीक्रेट, उनका पास्ट और उनके हिडन थॉट जान सकती है। इसी वजह से जोर्डेल उसे रेडर्स का एक सीक्रेट ट्रम्प कार्ड मानता है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो मोमो रुकेल एक फिजिकल फाइटर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल विलन है। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट एजिल उसे एक लाइविंग लाइट डिटेक्टर और मेमोरी स्टीलर बनाता है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इन्फॉर्मेशन और सबसे बड़ी वीकनेस है उसी का ओवरलोड। यही उसे एक यूनिक और डेंजरस एंटागोनिस्ट बनाता है, जो रेडर्स में एक अलग ही रोल प्ले करती है। लिस्ट के नंबर 9 पर है सीटोनी एंडोर। सबसे पहले बात करें सीटोनी के फर्स्ट अपीयरेंस की, तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है मांगा के चैप्टर नंबर 21 में। सीटोनी का पास्ट अभी तक मिस्ट्री है। बस इतना पता है कि वो रेडर्स के फ्रंटलाइन का हिस्सा है और जोर्डेल के साथ काफी पुराने टाइम से जुड़ चुकी है। उसका पूरा कैरेक्टर एक लॉयल्टी ड्रिवन सोल्जर का है, जो अपने बॉस के लिए बिना सवाल किए कुछ भी कर सकती है। बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है मैनहोल, जो देखने में नॉर्मल लगता है पर उसकी पावर एकदम टेरिफाइंग है। यह इंस्ट्रूमेंट यूज करता है वॉर्पिंग एबिलिटी, जिससे सीटोनी टेलीपोर्ट कर सकती है अपने आप को या फिर दूसरे लोगों को। ब्राइट प्लेस में एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ उन्हीं जगह पे वॉर्प कर सकती है जहाँ से पहले गुजर चुकी हो, जैसे पाइप्स या मैनहोल्स। लेकिन जब डार्कनेस होती है तब सीटोनी की असली स्ट्रेंथ सामने आती है। उस वक्त वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है और अपने मैनहोल का साइज एडजस्ट भी कर सकती है। मतलब बैटलफील्ड पर एक वॉकिंग नाइटमेयर है, जहाँ से चाहे एंट्री लो और जहाँ चाहे डिसअपियर हो जाओ। सीटोनी एक साइलेंट ऑब्जर्वर भी है। जब बाकी रेडर्स जैसे जैबर या बंडर्स बैटलफील्ड में अपना ब्रूट फोर्स दिखाते हैं, सीटोनी मोस्टली उन्हें ऑब्जर्व करती है, उनकी फाइट्स का एनालिसिस करती है और फिर अपना टेलीपोर्शन यूज करके उन्हें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। ये उसे एक सपोर्ट असैसिन बनाता है। वो खुद ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं रहती, लेकिन उसके बिना रेडर्स की प्लानिंग अधूरी होती है। ट्रैश स्टॉर्म आर्क में उसने अपनी मैनहोल एबिलिटी से रेडर्स को बैटलफील्ड पर अलग अलग जगह वार्प किया, जिससे क्लीनर्स को कंफ्यूज करना इजी हो गया। इन्फॉर्मेशन ब्रोकर आर्क में भी सीटोनी जोर्डेल और जबर के साथ मिलकर क्लीनर्स का पीछा करती है और अपने टेलीपोर्शन पावर्स का स्ट्रेटेजिक यूज करती है। सीटोनी की सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी अनवेवरिंग लॉयल्टी। जब जोर्डेल कुछ ऑर्डर देता है वो बिना क्वेश्चन किए उसे पूरा करती है। रेडर्स की हायरार्की में सीटोनी एक ट्रस्टेड हैंड है, एक सोल्जर जो साइलेंटली अपना काम करती है और हमेशा अपने बॉस के लिए अवेलेबल होती है। लिस्ट के नंबर 8 पर है म्योमो। सबसे पहले बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है मांगा के चैप्टर नंबर 47 में। पहले ये सिर्फ एक नॉर्मल न्यूज रिपोर्टर के रूप में दिखाया गया, जो ट्रैश स्टॉर्म और डॉल कंटेस्ट जैसे इवेंट्स को कवर करता था। लेकिन धीरे धीरे क्लियर हुआ कि इसके पीछे एक बहुत ही डेंजरस प्लान छुपा हुआ है। म्योमो एक फॉर्मर न्यूज रिपोर्टर है जो ग्राउंड पर रहता था। न्यूज में हमेशा हाइपर एक्टिव और चीरफुल बच्चे जैसे एनर्जी के साथ अपीयर करता था, हमेशा एसेंट्रिक स्टाइल में रिपोर्ट करता था और अपने ओवर एक्टिंग से सबका ध्यान खींचता था। उसका असली ड्रीम है एक ऐसा वर्ल्ड बनाना जिसमें ना वॉर हो ना ब्लड सेड, लेकिन इस ड्रीम को अचीव करने का तरीका एकदम ट्विस्टेड है। उसकी नजर में हर इंसान एक डॉल है जिसे वो अपनी मर्जी से कंट्रोल करेगा। डॉल फेस्टिवल आर्क में उसने अपना असली रूप दिखाया। अपने आइडियलिस्टिक रूलर बनने का ड्रीम पूरा करने के लिए भी उसने पूरा फेस्टिवल के लोगों को चोकर्स के जरिए अपने कंट्रोल में ले लिया। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो म्योमो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है एलन हॉर्स, जो कि एक माइक्रोफोन की तरह दिखता है, लेकिन ये सिंपल माइक नहीं है। इस माइक के जरिए म्योमो अपनी आवाज और ब्लड लिंक चोकर्स दोनों का यूज करके लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। ये एबिलिटी उसने इसलिए पाई क्योंकि उसने चोकर्स मेकर्स का ब्लड कंज्यूम किया था।
था, जिस वजह से जो भी इंसान अपना ब्लड चोकर्स में मिक्स करके यूज करता है वो इनडायरेक्टली म्योमो के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसकी पहली पावर है माइंड कंट्रोल। एलन हॉस से म्योमो पूरे के पूरे क्राउड को अपने कंट्रोल में ले सकता है, बस शर्त यह है कि उन्होंने चोकर्स पहनी हो। और इसकी दूसरी पावर है मास मैनिपुलेशन। अपनी स्पीचेस, न्यूज और माइक की हेल्प से वो लोगों की सोच मैनिपुलेट करता है। ये सिर्फ पावर का नहीं बल्कि दिमाग का भी मास्टर है, जैसे उसने एमो को उसके ट्रॉमेटिक पास्ट का जिक्र करके मेंटली तोड़ने की कोशिश की थी। क्योंकि वो एक रिपोर्टर था, इसके पास हमेशा सबसे तेज और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। म्योमो का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था डॉल फेस्टिवल आर्क में, जब वो फेस्टिवल का एमसी बना हुआ था। सबको लगा कि सिर्फ ये एक एंटरटेनर है, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल खत्म हुआ उसने चोकर्स के जरिए पूरे अटेंडेंस को अपने कंट्रोल में ले लिया और अपना असली आइडेंटिटी रिवील की, म्योमो द रूलर। यहाँ से उसका फाइट और टेंशन बिल्ड होता है क्लीनर्स के साथ, जहाँ म्योमो का मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल से हीरोज को एक बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, म्योमो एक ऐसा विलन है जो ब्रूट स्ट्रेंथ से ज्यादा मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल डोमिनेशन में एक्सपर्ट है। उसके पास एक माइक है जो सिंपल टूल नहीं बल्कि एक ऐसा वेपन है जो पूरे समाज को उसके रूल के नीचे ला सकती है। लिस्ट के नंबर 7 पर है नॉर्ड ह्यू यामोजो। सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट अपीयरेंस की। तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है ट्रैश स्टॉर्म आर्क के चैप्टर नंबर 47 में। नॉर्ड एक एक्सट्रीमली प्राइडफुल और कॉन्फिडेंट वॉरियर है। अपनी एबिलिटीज और स्किल्स पर उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि वो अपने ओपोनेंट्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट करती है और उन्हें किटेंस बुलाकर उनकी वैल्यू को लो समझती है। वो पहले एक ऑल वुमेन वॉरियर ट्राइब सिलाइया की एक मेंबर थी और अपनी स्ट्रिक्ट वॉरियर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के साथ बैटल में आती है। ट्रैश स्टॉर्म आर्क में उसका रोल था जोडिल के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए जेंटर्स को एलिमिनेट करना और उन्हें एबिरेंट बीस्ट के ऑफरिंग में बदलना। उसका पर्सनैलिटी मिक्स है प्राइड प्लस लॉयल्टी का। वो जोडिल के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को रेडी है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक्सट्रीम डिसीजन लेने से नहीं कतराती। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो नॉर्ड का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है कॉम्ब। ये एक नॉर्मल हेयर एसेसरी है लेकिन है एकदम डेडली वेपन। कॉम्ब के जरिए वो अपने बालों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करती है। जब उसके बाल खुल जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिएशन का सोर्स बन जाते हैं। किसी भी कांटेक्ट में आने वाले को शॉक लगता है। वो अपने बालों को कंट्रोल कर सकती है जैसे नर्व्स एक्सटेंड हो रहे हो, ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा लिम्स की तरह। लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट है। ये पावर 1-2 मिनट तक ही फुल्ली एक्टिवेट रहते हैं, उसके बाद इन्हें दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। और इसका एक स्पेशल मूव भी है जो कि है लास्ट बर्स्ट। अपनी लिमिट क्रॉस करके एक मैसिव एरिया वाइड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट करती है, लेकिन कॉस्ट में उसके बाल कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो ये कॉम्ब से बालों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अटैक कर सकती है और साथ ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर सकती है। ट्रैश स्टॉर्म आर्क में नॉर्ड का सबसे इंटेंस फाइट हुआ था रियो के साथ। फाइट स्टार्ट में नॉर्ड ने रियो को अंडर एस्टिमेट किया, उसे किटन बोला, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज किया कि रियो एक डेंजरस ओपोनेंट है। रियो ने नॉर्ड के बालों में कट्स लाने की कोशिश की जो नॉर्ड को इंसल्ट और चैलेंज फील कराता है। नॉर्ड ने अपने इलेक्ट्रिक हेयर पावर दिखाए और टेम्पररी रियो को पैरालाइज कर दिया। फाइनल मोमेंट में रियो ने अपने गन का यूज करके नॉर्ड के शोल्डर को हिट किया जो उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। बाद में नॉर्ड ने अपना लास्ट बर्स्ट एक्टिवेट किया और अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके मिशन कंप्लीट करने की कोशिश की। नॉर्ड एक ऐसा विलन है जिसका पावर, प्राइड और लॉयल्टी मिक्स करता है और उसको डेडली और मेमोरेबल एंटागोनिस्ट बनाता है। उसका कॉम्ब प्लस इलेक्ट्रोकिनेसिस और लास्ट बस उसे एक डेंजरस रेडर और साइकोलॉजिकल थ्रेट बना देते हैं। लिस्ट के नंबर 6 पर है बंडस बेगल किड। सबसे पहले बात करते हैं उसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है ट्रैश स्टॉर्म आर्क के चैप्टर नंबर 47 में। बंडस के पास्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक पॉइंट क्लियर है, उसका राइट आर्म एक प्रोस्थेटिक था जो टाइम के साथ साथ इन्वॉल्व होकर एक जिंकी बन गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी जिंकी में नए हैंड्स ऐड होते गए। हर एक हैंड अलग एबिलिटी के साथ डेवलप हुआ। ये ग्रोथ उसके नाम बंडस से भी जुड़ा हुआ है जो प्रोटो इंडो यूरोपियन में टू ग्रो का मीनिंग देता है। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है हैंड, जो एक प्रोस्थेटिक आर्म के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था। ये एक मल्टी आर्म सिस्टम है जिसमें उसके पास 6 अलग अलग हैंड्स हैं और सबके यूनिक पावर्स हैं। हैंड 1 की पावर है रीच एबिलिटी, जो चीज बंडस देखता है उसे इंटेंसली ग्रैब कर सकता है। और हैंड 2 की पावर है शार्प टैलोन्स, जो चीज को कट करने में काम आता है। और हैंड 3 की पावर है स्ट्रेचेबल आर्म, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक एक्सटेंड हो सकता है। हैंड 4 की पावर की डिटेल अभी तक अननोन है, लेकिन नंबर 1 जैसे ही रीच पावर्स हैं। हैंड 5 की पावर है अनक्लियर मूवमेंट, इसका अटैक अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम शेप में होता है। और हैंड 6 की पावर है साइज इंक्रीज करने वाला हैंड, जो डिफेंसिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों में काम करता है। ये 6 हैंड्स बंडस को एक वर्साटाइल और डेंजरस फाइटर बनाते हैं। वो एक ही टाइम में मल्टीपल ओपोनेंट्स को काउंटर कर सकता है। जब क्लीनर्स को एक जायंट ट्रैश बीस्ट के अंदर फंसा दिया गया था, तब बंडस को ब्रो और डियर सांता के अगेंस्ट फाइट के लिए भेजा गया था। पहले वो कैजुअली उनसे बातें करता है और फिर रिवील करता है कि उसका गोल है क्लीनर्स के बॉस अर्खा कर्वस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना। जब फाइट स्टार्ट होती है तो बंडस अपने मल्टी आर्म्स का फुल यूज करता है, ब्रो और डियर दोनों के वाइटल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट एक अलग हैंड का काउंटर यूज करके। बंडस एक फाइटर विलन के साथ साथ एक फिलोसॉफिकल एंटागोनिस्ट भी है। वो हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करके काल में एनालाइज करता है। उसका फाइट क्लीनर्स के अगेंस्ट दिखाता है कि रीडर्स में सिर्फ ब्रूटेड फोर्स ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और वर्सेटिलिटी भी है। जोडिल ने उसकी एबिलिटीज को देखकर उसे प्रमोशन देकर फ्रंटलाइन रेडर बनाया और एक स्पेशल एंटी क्यू अंडरटेकर कैनिस सरब्रेक रिवॉर्ड भी दिया।
लिस्ट के नंबर 5 पर है जेबर वोंगर। सबसे पहले बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है मांगा के चैप्टर नंबर 14 में। जेबर एक रेडर्स फ्रंटलाइन का मेंबर है और रेडर्स ट्रैप आर्क का मेन एंटागोनिस्ट भी। हिस्ट्री की बात करें तो जेबर हमेशा से एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा लड़ना पसंद था। बचपन में वो अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को चैलेंज करता था। हर हार के बाद वो और स्ट्रॉन्ग होता गया और धीरे धीरे उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां उसे अपने आसपास कोई वर्थी ओपोनेंट मिलना बंद हो गए। उसके लिए फाइट का असली मजा तब था जब उसे मार खाने का चांस भी मिले। जब ये चीजें उसकी लाइफ में मिसिंग हो गई तो उसने अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट मनकीरा होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया ताकि फाइट्स बोरिंग ना लगे। मतलब अपनी खुद की पावर को सरपास करके वो आर्टिफिशियल थ्रिल क्रिएट करता था। ये उसके ट्विस्टेड और साइकोटिक नेचर को परफेक्टली दिखाता है। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, तो इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है मनकीरा। ये एक सेट ऑफ 10 सिल्वर रिंग्स हैं जो उसके दोनों हाथों की उंगलियों में होते हैं। जब वो इन्हें एक्टिवेट करता है तो ये रिंग्स क्लॉस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि राइट क्लॉस में होता है न्यूरोटॉक्सिन और लेफ्ट क्लॉस में होता है पॉइजन। जेबर इन पॉइजन को प्लांट्स और एनिमल से कॉपी करके नए कॉम्बिनेशन बना सकता है। मतलब इसका एक अटैक ही ओपोनेंट्स को पैरालाइज या किल करने के लिए काफी है। और जब वो अपना मनकीरा रिलीज फॉर्म एक्टिवेट करता है तो क्लॉस और बड़े और डेंजरस हो जाते हैं और ये स्ट्रिंग से अटैच होते हैं जो उसके अटैक्स की रेंज और स्पीड दोनों को इंसेन लेवल तक बढ़ा देते हैं। इस फॉर्म में वो ऑफेंसिवली भी डोमिनेट करता है और डिफेंसिवली भी। जेबर की एबिलिटीज की बात करें तो ये बंदा एक कंप्लीट बीस्ट है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो रॉक्स को इजीली तोड़ सकता है और ज़ैंका जैसे फाइटर को भी रोकना मुश्किल हो जाता है। इंड्योरेंस भी नेक्स्ट लेवल है। गोलियां खाने के बाद भी वो लड़ता रहता है। पेन उसको और ज्यादा एक्साइट करते हैं क्योंकि वो मैसोचिस्ट नेचर का है। स्पीड की बात करें तो वो इतना फास्ट है कि आंख झपकते ही वो डिसअपियर होने लगता है। लिटरली ब्लिंक ऑफ आई मूवमेंट करता है। अब फाइट की बात करें तो जेबर ने रेडर्स ट्रैप आर्क में क्लीनर्स के अगेंस्ट अपना डोमिनेंस दिखाया और ज़ैंका जैसे टफ कैरेक्टर को भी सीरियसली चैलेंज किया। उसने अपनी पावर को सरप्रेस किया ताकि फाइट्स बोरिंग ना हो जाए। लेकिन जब सामने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स होता है तो वो अपना फुल ब्रूटैलिटी मोड अनलिस्ट करता है, चाहे एलाय हो या एनिमे, किसी की परवाह नहीं करता। अगर शॉर्ट में बोले तो जेबर वोंगर एक ऐसा विलन है जो सिर्फ ओपोनेंट को डिफीट करने नहीं आता बल्कि फाइट को एंजॉय करने आता है। और उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और प्योर ब्रूटैलिटी ही उसको गाचियाकुता का सबसे यूनिक और डेंजरस विलन्स में काउंट कराती है। लिस्ट के नंबर 4 पर है फू और ओस्टर। सबसे पहले बात करें उसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो उसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है ट्रैश स्टॉर्म आर्क के चैप्टर नंबर 47 में। स्टार्टिंग में वो एक रूकी रेडर के रूप में आता है और उसका रोल इतना बड़ा लगता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि उसके अंदर एक डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल पावर छुपी हुई है। फू एक टीमिड और कावर्डली लड़का है जिसका पूरा पर्सनैलिटी ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर कोई उसे ऑर्डर ना दे तो वो खुद से कुछ नहीं कर पाता। ये उसके अंदर की एक साइकोलॉजिकल वीकनेस है क्योंकि वो समझता है कि अगर गलती होगी तो ब्लेम उस पे नहीं बल्कि ऑर्डर देने वाले पे जाएगा। इसी वजह से वो जोडिल का रेडर्स ज्वाइन करता है, लेकिन हमेशा इनसिक्योर फील करता है, स्पेशली बंडस और नॉर्ड के कंपैरिजन में। ट्रैश स्टॉर्म आर्क में उसकी मुलाकात होती है एंजिन से और वहीं से उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। फू बार बार एंजिन को लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है पर एंजिन उसे इग्नोर करता है जब तक उसके लाइफ में आता है उसका असली वेपन, उसका कर्स डॉल। अब इसी के साथ इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है हाय, जो कि एक कर्स डॉल है। इसका पावर एक पैक्ट पे बेस्ड है। जब फू के पास कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता और वो एक डिस्पेरिटी सिचुएशन में होता है तब हाय उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। इसके बाद फू का पूरा डिमीनर चेंज हो जाता है। वो टीमिड और वीक लड़का तुरंत एक वायलेंट और एग्रेसिव फाइटर बन जाता है। तभी जेबर के अगेंस्ट हम देखते हैं कि हाय कंट्रोल लेते ही फू का पूरा बॉडी एक वेपन बन जाता है। अब बात करें इसके पावर और एबिलिटीज की, तो इसकी पहली पावर है बॉडी स्वैप। जब हाय कंट्रोल लेता है तो फू की बॉडी उसकी मर्जी से चलती है। और साथ ही इसके पास एक और पावर है इनहैंस स्ट्रेंथ की। जेबर जैसे पावर हाउस का आर्म तोड़ देना एक नॉर्मल लड़के के बस की बात नहीं है। ये तब पॉसिबल हुआ जब हाय ने पूरा कंट्रोल लिया। हाय के कंट्रोल में फू की मूवमेंट्स और डिसीजन एकदम इरेक्टिक हो जाते हैं। ये उसे और डेंजरस बना देते हैं क्योंकि ओपोनेंट को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि अगला मूव क्या होगा। रियो और एंजिन दोनों एक्नोलॉज करते हैं कि जब हाय कंट्रोल में होता है तब फू की बॉडी एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट जैसी लगती है। बात करें इसके मेजर फाइट की, फू वर्सेस जेबर। ट्रैश स्टॉर्म के बाद एक बड़ी फाइट में फू या फिर कहूँ हाय का सामना होता है जेबर से। जेबर इनिशियली उसे अंडर एस्टिमेट करता है पर हाय का कंट्रोल में आते ही फू ने जेबर का आर्म तोड़ दिया और उसे ग्राउंड पर स्मैश कर दिया। ये फाइट एक टर्निंग पॉइंट थी जहाँ पे प्रूव हो गया कि फू कोई टीमिड रूकी नहीं बल्कि एक पोटेंशियल मॉन्स्टर है। फू पहले रेडर्स का एक छोटा पॉन लगता है पर धीरे धीरे क्लीनर्स के साथ जुड़ता है। एंजिन को वो अपना मास्टर बुलाता है और मिनियन बनने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी डुअल पर्सनैलिटी और कर्स डॉल का पैक्ट उसे एक अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस वाइल्ड कार्ड बना देते हैं जो क्लीनर्स के लिए कभी एलाय और कभी प्रॉब्लम बन सकता है। लिस्ट के नंबर 3 पर है टेम्सी केन्स। टेम्सी का फर्स्ट प्रॉपर अपीयरेंस मांगा के चैप्टर 1 में होता है, लेकिन उसका असली रोल और आइडेंटिटी धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। स्टार्टिंग में वो एक नॉर्मल सा क्लीनर लगता है जो टीम ईगर के साथ काम करता है। उसका काम और सपोर्टिव नेचर देखकर सब उसे
एक रिलायबल साथी मानते हैं। इवन रूडो भी उसे एक क्रैप्टेस्टिकली गुड गाय बोलता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि टेम्सी क्लीनर्स का दोस्त कम और एक हिडन मास्टरमाइंड ज्यादा है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो टेम्सी असल में एक ऐसा ट्रैवलर है जो ग्राउंड और स्पेयर के बीच फ्रीली मूव कर सकता है। ये एबिलिटी सिर्फ लेजेंडरी लोगों के पास थी, जैसे रूडो के फादर केनिस सोरब्रेक। टेम्सी का दूसरा नाम एंजल भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि उसने एक महीने पहले एमओ के हाउस का यूज करके स्पेयर ट्रेवल किया था। वहीं उसने एक बड़ा कांड किया, रेक्टो को मार दिया और वॉचमैन सीरीज की बुक चुरा ली। ये सब उसने एक ही गोल के लिए किया, रूडो को उसको सेल से तोड़ने के लिए। मतलब टेम्सी का असली मिशन शुरू से ही रूडो को मैनिपुलेट करना था। अब बात करें इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तो टेम्सी के पास दो बड़े वेपन है, एक नॉर्मल और एक लेजेंडरी। पहला है टोक्यूसिन। इससे वो धागे बना सकता है जो एनिमल्स को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने के बाद ओपोनेंट जितना स्ट्रगल करेगा उतना ज्यादा फंसता जाएगा। नेट से पकड़ने के बाद टेम्सी उन्हें रील करके पूरा इमोबिलाइज कर देता है। फिर वो उन्हें इतनी स्पीड से ग्राउंड पर स्लैम करता है कि एक ही अटैक में मर भी सकते हैं। वो अपने धागों से एक ह्यूमनॉइड विंग क्रिएचर बना लेता है जो उसके लिए फाइट करता है और टेम्सी उसे लॉन्ग डिस्टेंस से भी कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा है इसके पास वॉचमैन सीरीज की बुक। यही उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। इस बुक से टेम्सी मेमोरी मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब किसी की भी यादें बदल सकता है या मिटा सकता है, जो गाचियाकुता का सबसे ब्रोकन पावर में से एक है। बात करें इसके मेजर फाइट की तो उसने रेक्टो को मार के वॉचमैन सीरीज की बुक चुरा ली, जो सीरीज का एक गेम चेंजिंग मोमेंट है। उसकी प्रेजेंट रूडो के हर बड़े बैटल में डायरेक्टली फील होती है क्योंकि वो बैकग्राउंड में मास्टरमाइंड की तरह स्ट्रिंग्स पुल करता है। फॉलो वर्सेस रूडो फाइट में भी उसने रूडो के इमोशन मैनिपुलेट किए ताकि उसका दर्द और गुस्सा उसके प्लान के लिए फ्यूल बन सके। लिस्ट के नंबर 2 पर है जोडिल टायोन। सबसे पहले बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है मांगा के चैप्टर नंबर 24 में। बात करें इसके हिस्ट्री की तो जोडिल का पास्ट काफी ज्यादा ट्रेजिक और ट्विस्टेड था। जब वो छोटा था तब उसकी माँ उसे और उसकी बहन को एक ऐसे कल्ट में ले आई जो स्पेयर के ट्रैप्स को वर्शिप करता था। मतलब उसने अपना चाइल्डहुड एक टॉक्सिक और डेंजरस एनवायरनमेंट में गुजारा। इसी ट्रॉमा की वजह से उसके बाल के कुछ स्ट्रैंड सफेद हो गए। बाद में उसने एक पावरफुल कोट मिसर डिस्कवर किया जो एक्चुअली एक वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है। उसके बाद उसने रेडर्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन्हें एक छोटे थीव्स ग्रुप में मैसिव क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। अब उसका अल्टीमेट मिशन है हर एक वॉचमैन सीरीज आइटम्स को कलेक्ट करना और स्पेयर को डिस्ट्रॉय करना। अब बात करते हैं इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तो जोडिल का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है मिश्रा कोट, जो एक लेजेंडरी वॉचमैन सीरीज का ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। ये कोट उसे अपनी बॉडी को म्यूटेट करने की एबिलिटी देता है। मतलब जोडिल जो खाता है उसके बेस पर अपना बॉडी मॉडिफाई कर सकता है और साथ ही शार्प स्पाइक लाइक अपेंडेंस निकाल सकता है अटैक्स के लिए। और उसके साथ ही ये विंग्स ग्रो करके आसमान में उड़ भी सकता है। उसके पास एक फेल्ड वॉचमैन सीरीज पीस भी है, एक चार्म जो उसने एक जायंट ट्रैश बीस्ट के कोर के तौर पे यूज किया था। बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की तो सबसे पहले तो उसकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी मेकिंग स्किल ही उसे अलग बनाती है। ये बंदा एक मास्टरमाइंड प्लानर है जो अपने एनिमीज को ट्रैप में फंसाता है। उसने क्लीनर्स को अलग अलग करके वेकन किया, उन्हें ट्रैश बीस्ट के अंदर फंसाया और उनके खिलाफ अपने रेडर्स को स्ट्रेटेजिकली यूज किया। वो हमेशा एक साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट करता है, फेलियर से भी सीखता है। ये कॉम्बैट में भी डेंजरस है। उसके रिफ्लेक्स और स्पीड इतने इंसेन है कि कूरो जैसे फाइटर को मूव के बीच में अपना इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट कर लेता है। जब चाहे तो बैटलफील्ड में वेनिस जैसा हो जाता है और दोबारा स्ट्राइक करता है। इसके अलावा उसके पास ड्राइविंग और टैक्टिकल एस्केप स्किल भी है जो उसके मास्टरमाइंड नेचर को और हाईलाइट करते हैं। फाइट की बात करें तो जोडिल ने क्लीनर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल वॉरफेयर किया। उसने रूडो को पर्सनली प्रोवेक करके ट्रैप में फंसाया। जब क्लीनर्स ने उसके रूकी रेडर्स को हरा दिया तब भी उसने उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट करके एडवांटेज लिया। जब भी फाइट होता है जोडिल हमेशा एक कदम आगे होता है। लिस्ट के नंबर 1 पर है द वॉचमैन। सबसे पहले बात करें इसकी फर्स्ट अपीयरेंस की तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है मांगा के चैप्टर 1 में, जब रूडो को ग्राउंड में फेंका जा रहा होता है। अपीयरेंस की बात करें तो द वॉचमैन एक कोलोसल ह्यूमनॉइड है, मतलब इंसान जैसा स्ट्रक्चर लेकिन काफी जायंट और डिस्टर्बिंग। उसका पूरा बॉडी पिच ब्लैक है, इतना डार्क कि उसका चेहरा भी क्लियरली विजिबल नहीं होता। उसके बैक पर शार्प स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उसकी और भी मॉन्स्टर्स और हॉरिफाइंग प्रेजेंस को इनहेंस करते हैं। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री पर। जब रूडो को ग्राउंड पर भेजा गया उसने इस वॉचमैन को अपने आंखों से देखा। बाद में ट्रैश स्टॉर्म आर्क में नॉर्ड ने भी इस क्रिएचर का सामना किया। अपने लास्ट मोमेंट में उसने वॉचमैन को देखा और जोडिल के लिए क्रिप्टिक वार्निंग छोड़ी, इफ यू गो बियॉन्ड द बॉर्डर एवरीथिंग दैट इज प्रीशियस टू यू विल बी टेकन अवे। ये लाइन ही क्लियर करती है कि वॉचमैन बॉर्डर का सिर्फ गार्जियन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एनफोर्सर है जो नेचुरल बॉर्डर तोड़ने वालों को पनिश करता है। एबिलिटीज के बारे में सबसे क्रीपी बात यह है कि जो भी डायरेक्टली वॉचमैन को देखता है उसके आंखों में एक एक्स मार्क का सिंबल अपीयर हो जाता है, एक तरह का कर्ट साइन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी तक फुली रिवील नहीं हुआ है, बट लगता है ये एक वार्निंग या फिर एक मार्क ऑफ डूम है जो बताता है कि जिसने भी उसे देखा उसका फ्यूचर ट्रेजिडी से भरा होगा। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट पर। टेक्निकली मांगा में वॉचमैन का कोई डायरेक्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट डिवेल नहीं हुआ है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि वॉचमैन खुद एक लिविंग वाइटल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या फिर उसका डायरेक्ट कनेक्शन है वॉचमैन सीरीज के 5 लेजेंडरी इंस्ट्रूमेंट से। ये भी हो सकता है कि उस क्रिएचर की पावर ही उन इंस्ट्रूमेंट में फ्रेगमेंट होकर एक्सिस्ट करती हो। पावर एंड एबिलिटीज में क्लियर है कि उसका चीर साइज और ऑरा ही फियर क्रिएट करता है। एक्स मार्स कर्स उसकी सबसे यूनिक एबिलिटी है और ये बॉर्डर पर एग्जिस्ट करता है, मतलब वो
ग्राउंड और स्पेयर दोनों रियाल्म्स में बियॉन्ड है, मतलब उसका लेवल एक गॉड लाइक गार्जियन जैसा लगता है। और अगर फाइट की बात करें तो अभी तक मांगा में उसने एक्टिवली किसी से फाइट नहीं की है, लेकिन जितने भी कैरेक्टर ने उसको देखा है जैसे रूडो और नोट, उनका एक्सपीरियंस ट्रेजिक और लाइफ चेंजिंग रहा। मतलब इसका फाइट शायद टाइपिकल कॉम्बैट ना होके एक साइकोलॉजिक एक्सिस्टेंशियल एनकाउंटर होगा जिसमें ओपोनेंट की जिंदगी ही पलट जाती है। थ्योरी एंगल से देखा जाए तो वॉचमैन एक सिंपल गार्जियन नहीं बल्कि गाचियाकुता की स्टोरी का एंडगेम एंटिटी है। ये वही फोर्स हो सकता है जो वॉचमैन सीरीज क्रिएट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और जो लाइन नॉड ने बोली वो हिंट करती है कि अगर कोई बॉर्डर के पार गया तो वॉचमैन खुद पर्सनली इंटरवीन करेगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलेंस इन गाचियाकुता, जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि अपनी कनिंग स्ट्रेटेजीज, डेंजरस वाइस इंस्ट्रूमेंट और अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से स्टोरी को और भी ज्यादा इंटेंस बना देते हैं। आपको इनमें से कौन सा विलेन सबसे ज्यादा डेंजरस लगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, हमने गाचियाकुता पर और भी वीडियोस बनाई हुई है तो उन्हें भी एक बार चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।